स्टूडेंट्स, जीपीसी झुंझुनू के यूट्यूब चैनल पर सब्जेक्ट फिजिक्स एवं सब्जेक्ट कोड 102 में मैं शैलजा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से आज आप सभी की ऑफलाइन क्लासेस बाधित है, परंतु इस संकट की घड़ी में आपकी पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लेकर आया है आपके लिए आपकी अपनी क्लासेस, वो भी आपके अपने फ़ोन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से। आज का हमारा चैप्टर है 4 नंबर का, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रत्यास्थता या फिर कहें इलास्टिसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रत्यास्थता से। प्रत्यास्थता क्या है, इलास्टिसिटी क्या है? जब आप किसी रबड़ को खींचते हैं और उसको खींचते जाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर लेन तक खिंचाव महसूस करेगा या खींचता जाएगा, परंतु उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में अगर आपने उसको और खींचा तो वो रबड़ टूट जाता है और टूट के पुनः वो अपनी स्थिति में आने का प्रयास करता है। ये जो दैनिक जीवन में ये जो एग्जाम्पल है, ये आपकी प्रत्यास्थता का ही एग्जाम्पल है। तो क्या है प्रत्यास्थता? जब किसी पिंड पर बाह्य बल लगाया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, तो पिंड के साइज में या फिर उसकी शेप में या साइज और शेप दोनों में चेंजेस हो जाते हैं। इस तरह के बल को डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल कहते हैं। इसके द्वारा पदार्थ के अणुओं या फिर कणुओं में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है तथा पिंड में विकृति आ जाती है या फिर कहें कि पिंड विरूपित अवस्था में आ जाता है। जब इन बाह्य विरूपक बलों को एक्सटर्नल फोर्सेस को हटा लिया जाता है तो पिंड पुनः अपनी ओरिजिनल स्टेट में आरंभिक अवस्था में आने का प्रयास करता है। विरूपक बलों से या एक्सटर्नल बलों से उत्पन्न परिवर्तन का विरोध करने का जो गुण है, उसे ही उस पदार्थ का प्रत्यास्थता का गुण कहते हैं और ये सभी पदार्थों में पाया जाता है। अतः प्रत्यास्थता को किस तरह से परिभाषित करेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु या पिंड किसी बाह्य बल अर्थात एक्सटर्नल फोर्स या फिर कहें विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न होकर अथवा रूप में परिवर्तन का विरोध करता है तथा उस बल को हटा लेने पर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वो प्रत्यास्थता कहलाता है। तथा वे वस्तु या फिर कहें पिंड उन एक्सटर्नल फोर्स को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था में अगर नहीं लौटते बल्कि सदैव के लिए विरूपित हो जाएं तो उन्हें प्लास्टिक कहते हैं। जो पूर्व अवस्था में आ जाते हैं वो तो इलास्टिक हैं, जो पूर्व अवस्था में नहीं लौट पाए वो प्लास्टिक हैं। कौन कौन है प्लास्टिक? जैसे मोम का टुकड़ा है, गिल्ली मिट्टी है। इनको आप एक बार इनका जब रूप चेंज हो गया तो इनको वापस से पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में ला पाना संभव नहीं होता। एक्चुअल में नेचर के अंदर कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जो आइडियली प्रत्यास्थ हो या फिर कहें पूर्णतः प्रत्यास्थ हो। एक निश्चित सीमा तक के लिए पदार्थ पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है, लेकिन उस सीमा के पश्चात वो अपने प्रत्यास्थता का गुण को खो देता है। यदि किसी पिंड पे या पदार्थ पे बाह्य बल लगाने पर उसके जो अवयवी कण हैं उनके बीच में आपेक्षिक विस्थापन नहीं होता, मतलब वो फिक्स हैं उसके अवयवी कण, तो कैसा कहलाएगा वो पिंड? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में क्या होगा कि आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो भी उसके जो कण हैं उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तभी तो वो रिजिड है। तो इस तरह की बॉडी क्या कहलाती है? रिजिडिटी। तो प्रत्यास्थता क्या है? किसी भी पिंड पे या वस्तु पे आप बाहर से बल लगाओगे तो उसकी साइज में, शेप में या दोनों चीज़ों में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही उस बल को आपने हटाया तो जो उसका साइज, शेप जो भी चेंज हुआ था वो अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेगा, तो वो है इलास्टिक। अगर प्राप्त नहीं कर पाएगा तो वो है प्लास्टिक। और एक लिमिट तक ही वो अपने इस प्रत्यास्थता के गुण को रख पाता है, उसके बाद में उसे अपने प्रत्यास्थता के गुण को छोड़ना पड़ता है और वो विरूपित हो जाता है या चेंज हो जाता है। अब प्रत्यास्थता को समझने के लिए हमें 1-2 डेफिनेशन समझनी पड़ेगी प्रतिबल की और विकृति की। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रतिबल यानी स्ट्रेस क्या है।
जब भी किसी पदार्थ पे या पिंड पे आपने बाहर से कोई भी फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? पदार्थ के आकार में यानी उसके साइज में, या फिर उसके रूप में यानी शेप में, या फिर दोनों चीज़ों में चेंज हो जाता है, तथा पदार्थ प्रतिक्रियात्मक बल उस पर उत्पन्न हो जाता है। जब बाहर से लगाया गया फोर्स और उसका प्रतिक्रियात्मक बल उनको हटा लिया जाता है, तो जो आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल है उसकी वजह से पदार्थ अपनी पूर्व आकृति, पूर्व शेप, पूर्व साइज में आ जाता है। यानी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अंदर लगा प्रतिक्रियात्मक बल, जब बाहर वाला एक्सटर्नल फोर्स हटाया तो अंदर लग रही प्रतिक्रियात्मक बल ने उसे अपनी प्रारंभिक अवस्था में ले आता है वो। तो साम्यावस्था में इस चेंज के कारण, इस विकृति के कारण पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाले जो ये आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल है, या फिर कहें प्रत्यानयन बल, या फिर कहें प्रतिबल कहलाता है। यानी प्रतिबल क्या है? पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल पे उत्पन्न होने वाला आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल है। संतुलन की अवस्था में प्रतिबल का मान एकांक क्षेत्रफल पे लगाए गए बाह्य बल के ही बराबर होता है। तो प्रतिबल का फॉर्मूला क्या आएगा? आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल बटा क्षेत्रफल, यानी बाह्य बल बटा क्षेत्रफल। बाह्य बल को नापते हैं न्यूटन में, बल कोई भी हो न्यूटन की विमा होती है m1 L1 T-2। क्षेत्रफल को नापेंगे मीटर स्क्वायर में, तो प्रतिबल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल, और अगर कहें कि हमारा एकांक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को एकांक कर दिया तो ये जो बाह्य बल है वही आपका प्रतिबल है, या फिर कहें जो आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल है वही आपका प्रतिबल है। तो प्रतिबल क्या आया? बल बटा क्षेत्रफल, मात्रक आया इसका न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। न्यूटन की विमा होती है m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर की हो जाएगी L स्क्वायर। तो इससे आप इसकी विमा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब प्रतिबल भी 3 तरह के होते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल या फिर कहें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या है अनुदैर्ध्य प्रतिबल? जब किसी वस्तु पर, जैसे तार पर, उसकी लंबाई की दिशा में हम विरूपक बल लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो उसकी वस्तु, तो इस स्थिति में वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाएगा। प्रतिबल तो फिक्स है, बल बटा एरिया। अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहाँ नजर आएगा अपने को? तार जैसी वस्तुओं पे। अब उस तार की मान लिया हमने, पहले उसकी लंबाई L थी, अब उस पर बाह्य बल लगाया जिसकी वजह से उसकी लंबाई डेल्टा L बढ़ गई है। बाह्य बल लगा रहे हैं उसकी लंबाई की दिशा में, तो इसका प्रतिबल क्या हो जाएगा? बल अपॉन उसका एरिया। प्रतिबल हमेशा फोर्स अपॉन एरिया ही रहना है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, उसकी लंबाई की दिशा में बल लगाया गया, तार की लंबाई की दिशा में बल लगाया गया, इसलिए उस प्रतिबल को नाम दे दिया आपने अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब देखते हैं अभिलंब प्रतिबल या फिर कहें नॉर्मल स्ट्रेस। जब किसी वस्तु, जैसे आपने कोई भी क्यूब लिया, उसके पृष्ठों पे, उसके जो 6 पृष्ठ हैं उन सभी पृष्ठों पे लंबवत दिशा में एक समान रूप से बल लगाया जाता है, तो उसके कारण उसके आयतन में परिवर्तन होता है। जैसे कोई डब्बा है, उसको आपने अंदर की तरफ प्रेस किया तो उसका आयतन है कम हो जाएगा, या फिर उस डब्बे के सभी पृष्ठों को बाहर की तरफ खींचा तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी। यानी आयतन में चेंज हो रहा है। कुल मिला के अगर किसी डब्बे पे, किसी क्यूब पे, उसकी पृष्ठों पे समान रूप से बल लगाया तो या तो आयतन कम हो रहा है या आयतन ज़्यादा हो रहा है, यानी आयतन में परिवर्तन हो रहा है। तो आयतन परिवर्तन के विरुद्ध जो एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला प्रतिक्रियात्मक अभिलंब बल है या फिर जो वो दाब है, वही अभिलंब प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल है फोर्स अपॉन एरिया। इस बार फोर्स कहाँ लग रहा है? किसी क्यूब टाइप की वस्तु पे, उसकी सभी पृष्ठों पे एक समान रूप से लग रहा है, जिसकी वजह से चेंज किस में आ रहा है? आयतन में। अनुदैर्ध्य प्रतिबल में चेंज आता है उसकी लंबाई में, अभिलंब प्रतिबल में चेंज आएगा उसके वॉल्यूम में, पर फॉर्मूला वही होगा, फोर्स अपॉन एरिया। अतः यदि वस्तु के आयतन में कमी हो रही है, अगर बल लगाने पे अंदर की तरफ हम बल लगा रहे हैं तो उसके आयतन में कमी होगी, तो आयतन में जो कमी करने वाला प्रतिबल है वो संपीड़न
कहलाता है। अगर यदि आयतन में वृद्धि हो, यानी सभी पृष्ठों पे फोर्स हम बाहर की साइड में लगाएं जिससे उसके आयतन में वृद्धि हो जाए, तो इस टाइम में लगने वाले प्रतिबल को हम नाम दे देते हैं तनन प्रतिबल, टेंसाइल स्ट्रेस। तो अभिलंब प्रतिबल देख लिया, अपने ने किसी क्यूब टाइप की वस्तु का एग्जाम्पल लिया था, बल लगा रहे हैं तो या तो आयतन में वृद्धि या आयतन में कमी होगी। तो जो ये आयतन में जो चेंज हो रहा है, इस कंडीशन में जो बल लग रहा है वो बल बटा क्षेत्रफल अभिलंब प्रतिबल कहलाता है। आयतन में कमी तो किस टाइप का बल है, वो संपीड़न कर रहा है, क्योंकि आयतन में कमी कर रहा है तो वो वस्तु संपीड़ित हो रही है, तो वो संपीड़न प्रतिबल है। अगर आयतन में वृद्धि हो रही है तो उसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस यानी तनन प्रतिबल। तीसरे टाइप का प्रतिबल हम देखते हैं स्पर्शी प्रतिबल या फिर कहें अपरूपी प्रतिबल, शियरिंग स्ट्रेस। ये क्या होता है? जब किसी पिंड में या वस्तु में स्पर्शी बल के द्वारा अपरूपण उत्पन्न होता है तो इस अपरूपण के विरुद्ध एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला स्पर्शी प्रतिक्रियात्मक बल ही अपरूपी प्रतिबल कहलाता है। यदि प्रतिबल वस्तु के रूप में परिवर्तनीय हो या इंधन के द्वारा उत्पन्न होता है। तो क्या है स्पर्शी प्रतिबल? आपने कोई डब्बा लिया, डब्बे की जो नीचे वाली फलक थी, नीचे वाला पृष्ठ था, उसको आपने स्थिर रख लिया और उस डब्बे के ऊपरी पृष्ठ पे आपने फोर्स लगाया। तो चूंकि नीचे वाली पृष्ठ है वो स्थिर है, परंतु ऊपर वाले पृष्ठ पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो क्या होगा, नीचे वाली पृष्ठ तो वहीं की वहीं रहेगी, ऊपर वाली पृष्ठ स्लाइड हो जाएगी, जिससे क्या हुआ, इसकी डब्बा विकृत हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को आपने नाम दिया अपरूपी प्रतिबल, शियरिंग स्ट्रेस। तो प्रतिबल क्या, फोर्स अपॉन एरिया। जब भी किसी वस्तु पे आपने बल लगाया तो जो बल है, अगर उस वस्तु का एरिया आपने एकांक ले लिया तो जो लगने वाला बल है वो बल ही प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल भी आपने 3 तरह के दे। अगर किसी तार की लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो उस सिचुएशन में जो आपका बल है, उस सिचुएशन में जो आपका आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल है, वो आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अगर आपने किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन कर दिया, चाहे आयतन में कमी कर दी, चाहे आयतन में वृद्धि कर दी, तो इस सिचुएशन में जो आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल बटा क्षेत्रफल है वो अभिलंब प्रतिबल है, नॉर्मल स्ट्रेस है। यदि आपने किसी वस्तु पे इस तरह से बल लगाया कि उसकी आकृति है, उसकी शेप थोड़ी डिफॉर्म हो गई है, तो इस सिचुएशन में जो आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल बटा क्षेत्रफल है वही आपका प्रतिबल कहलाता है। तो अब आपने प्रतिबल को समझ लिया है। प्रतिबल इन हाउ कैसी भी सिचुएशन हो, बल अपॉन एरिया है। अगर एरिया एकांक है तो इस सिचुएशन में बल ही आपका प्रतिबल है। प्रतिबल का मात्रक हमेशा ही होगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। न्यूटन की विमा आपको पता है m1 L1 T-2, एरिया की है L2, तो इससे प्रतिबल की विमा आ जाएगी m1 L-1 T-2। तो प्रतिबल समझने के बाद में अब हम देखते हैं विकृति। आखिर स्ट्रेन क्या चीज़ है? तो जब किसी वस्तु पर बाह्य बल या कहीं विरूपक बल लगाया जाता है तो उसकी लंबाई में या फिर उसके आयतन में या फिर उसके रूप में चेंज हो जाता है। वस्तु के आकार में अथवा रूप में इस आरोपित बल के कारण उत्पन्न होने वाला जो आनुपातिक परिवर्तन है उसी को हम विकृति कहते हैं। विकृति क्या है? एक विमाहीन राशि है। क्यों है विमाहीन, डायमेंशनलेस राशि? क्योंकि इसमें चेंज है, लंबाई में चेंज बटा प्रारंभिक लंबाई, या फिर कहें आयतन में चेंज बटा प्रारंभिक आयतन। तो चीज़ें दोनों सेम है, बटे में लंबाई है या फिर कहें आयतन है, तो ये एक मात्रकहीन राशि कह सकते हैं इसे, या फिर कहें विमाहीन राशि कह सकते हैं। जिस तरह से आपने प्रतिबल 3 तरह के लिए थे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल, स्पर्शी प्रतिबल, तो उसी आधार पर विकृति भी 3 तरह की है, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुदैर्ध्य विकृति की, या फिर कहें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की। तो क्या है अनुदैर्ध्य विकृति? जब बात अपने अनुदैर्ध्य प्रतिबल की थी तभी भी हमने एग्जाम्पल लिया था किसी वस्तु, तार जैसी वस्तु का। तो अनुदैर्ध्य विकृति में भी हम उसी की कल्पना करेंगे
कि मान लिया हमारा कोई तार था L लंबाई का, उस पे बल लगाया उसकी लंबाई के अनुदिश F, उस बल के लगाने से उस तार की लंबाई में परिवर्तन हो गया डेल्टा L। तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या होगी? उस लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई की, अर्थात डेल्टा L बटा L को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। क्या कहेंगे इसे हम परिभाषा के रूप में? बाह्य बल के प्रभाव से किसी वस्तु के एकांक लंबाई में उत्पन्न परिवर्तन को, या फिर कहीं लंबाई में उत्पन्न आनुपातिक परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। यदि बाह्य बल के कारण वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो जाएगी तो वो विकृति तनन टाइप की कहलाएगी। अगर उसकी लंबाई में कमी हो जाएगी तो वो विकृति संपीड़न टाइप की विकृति कहलाएगी। कम हो रही है तो संपीड़न है, वृद्धि हो रही है तो तनन है। और तार की लंबाई में चेंजेस हो रहा है तो इस सिचुएशन में लगने वाला प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, और इस सिचुएशन में जो विकृति उत्पन्न हो रही है वो अनुदैर्ध्य विकृति है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की विकृति की। क्या थी वो? आयतन विकृति, वॉल्यूम स्ट्रेन। बाह्य बल के प्रभाव से, जैसे हमने कोई डब्बा लिया, कोई क्यूब टाइप का डब्बा लिया, उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया F, उसकी सभी पृष्ठों पे एक समान रूप से अंदर की तरफ लगाया तो उसके आयतन में हो गया परिवर्तन। आयतन में क्या परिवर्तन हुआ? पहले आयतन V था, अभी उसको अंदर की तरफ आप बल लगा रहे हैं तो उसके आयतन में हो गई कमी। तो जो ये आयतन में परिवर्तन है, आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन है, वो ही कहलाता है आयतन विकृति। परिभाषा के रूप में क्या कहेंगे हम? बाह्य बल के प्रभाव से यदि किसी वस्तु के एकांक आयतन में परिवर्तन उत्पन्न होता है, या आयतन में जो उत्पन्न आनुपातिक परिवर्तन है वही आयतन विकृति कहलाता है। तो क्या है आयतन विकृति? आयतन में परिवर्तन डेल्टा V अपॉन V। अगर V को हमने एकांक ले लिया, आयतन को हमने, प्रारंभिक आयतन को हमने एकांक ले लिया, तो जो आयतन में परिवर्तन डेल्टा V है वो ही आपका आयतन विकृति कहलाएगा। अर्थात अभिलंब प्रतिबल की सिचुएशन में जब हम किसी डब्बे को की सभी पृष्ठों पे एक समान रूप से बल अंदर की तरफ या बाहर की तरफ लगाते हैं तो उसके आयतन में चेंज होता है। आयतन में या तो कमी है या फिर आयतन में वृद्धि है। तो आयतन में चेंज बटा प्रारंभिक जो आयतन है वही आपकी आयतन विकृति है। तो पूर्व के भांति अगर आयतन में कमी है तो संपीड़न विकृति हो जाएगी, अगर आयतन में वृद्धि है तो तनन विकृति हो जाएगी। दो तरह की विकृति के बाद में अब हम देखते हैं तीसरी तरह की विकृति, जिसका नाम है अपरूपण विकृति, या फिर कहें सीयरिंग स्ट्रेन। तो क्या है सीयरिंग स्ट्रेन? क्या करेंगे? हम एक क्यूब टाइप का डब्बा लेंगे, डब्बे के नीचे की जो पृष्ठ है उसको हम स्थिर रखेंगे और ऊपर की पृष्ठ में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। क्योंकि नीचे की पृष्ठ को स्थिर रखा है अतः वो मूव नहीं करेगी, अतः वो स्लाइड नहीं करेगी, परंतु ऊपर की पृष्ठ में आप बल लगा रहे हैं तो ऊपर की पृष्ठ स्लाइड कर जाएगी, जिसके इसके रूप में परिवर्तन आ जाएगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था ना, अपरूपण या फिर कहें अपरूपी प्रतिबल की सिचुएशन में बिल्कुल वही सिचुएशन है। तो क्या किया हमने? जब किसी पदार्थ पे स्पर्शी बाह्य विरूपक बल लगाया, नीचे वाली पृष्ठ को फिक्स रखा और ऊपर वाली पृष्ठ पे कैसा बल लगा रहे हैं? स्पर्शी बाह्य विरूपक बल। तो क्या होगा? इसके जो सम्मुख विपरीत पृष्ठ को हमने स्थिर रखा था, एक पृष्ठ नीचे वाली पृष्ठ को स्थिर रखा है और उसके सामने वाली पृष्ठ पे कैसा बल लगा है? स्पर्शी बाह्य विरूपक बल। तो क्या होगा? इसकी आकृति में चेंज होगा, नीचे वाली पृष्ठ स्थिर रहेगी और ऊपर वाली पृष्ठ स्लाइड कर जाएगी। तो क्या हुआ? इसके आकृति में चेंज हुआ है। अब आकृति में तो चेंज हुआ है, परंतु ना तो उस डब्बे की लंबाई में चेंज हुआ है, ना उस डब्बे के आयतन में परिवर्तन हुआ है। सिर्फ चेंज कहाँ हुआ है? उसकी शेप थोड़ी सी डिफॉर्म हो गई, उसकी आकृति में चेंज हो गया है। तो इस टाइप की विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं। अपरूपण विकृति को आप एंगल से नापते हैं। कौन से वाले एंगल से नापोगे? अपरूपण विकृति को उस एंगल से, उस कोण से नापेंगे जितने कोण से स्थिर पृष्ठ के लंबवत कोई रेखा विचलित हो जाती है। जैसा आपने इस डायग्राम में देखा है कि जो पृष्ठ आपकी ABHG है उस पर आपने आरोपित किया है स्पर्शी बल, जिसके कारण जो ABHG है वो स्लाइड होगी A', B', H', G' पे, और वो इस स्थिति को ग्रहण कर लेती है। तब जो इसकी सम्मुख पृष्ठ है
डी सी यू की लंबवत प्रत्येक रेखा है, जैसे डी ए है या सी बी है, वो कितने एंगल से विचलित हो रही है? इस थीटा एंगल से विचलित हो रही है। तो ये जो थीटा कोण है वही अपरूपण कोण कहला रहा है कि आपकी जो ऊपर वाली पृष्ठ है नीचे वाली पृष्ठ के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल से विचलित हो रही है। तो जो ये कोण है थीटा वो ही अपरूपण विकृति का मापक होता है। तो अपरूपण विकृति हो जाएगी बराबर अपरूपण कोण की डेल्टा थीटा। और थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? tan थीटा बराबर आएगा डेल्टा एल बट्टा एल। तो क्या है आपकी अपरूपण विकृति? आपने कोई डब्बा लिया, क्यूब टाइप का डब्बा लिया, उस डब्बे की एक पृष्ठ यानी नीचे वाली पृष्ठ को आपने स्थिर रखा और उसके सामने की ऊपर वाली पृष्ठ पे आपने कैसा बल लगाया? स्पर्शी विरूपक बल लगाया, जिससे क्या होगा? आपकी नीचे वाली पृष्ठ तो स्थिर है और ऊपर वाली पृष्ठ थोड़ी स्लाइड हो जाएगी। इस सिचुएशन में न तो उस डब्बे की लंबाई में चेंज हो रहा है, भी लंबाई न तो कम हो रही है न ज़्यादा हो रही है, लंबाई फिक्स है। न उसके आयतन में चेंज हो रहा है कि आयतन न तो वही उसका घट रहा है न उसके आयतन में वृद्धि हो रही है, परंतु क्या हो रहा है? नीचे वाली पृष्ठ फिक्स है, ऊपर वाली पृष्ठ स्लाइड कर रही है, जिसकी वजह से उसकी जो स्वरूप है वो डिफॉर्म हो रहा है, स्वरूप में विकृति आ रही है। तो इस सिचुएशन में जो विकृति आ रही है उसे कहते हैं अपरूपण विकृति। और अपरूपण विकृति को उस एंगल से नापते हैं जिस एंगल से ऊपर वाली पृष्ठ नीचे वाली पृष्ठ के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर जाती है। तो अपरूपण विकृति होती है थीटा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने अध्ययन किया प्रत्यास्थता का। प्रत्यास्थता वो है क्या है प्रत्यास्थता? कि किसी वस्तु पे आप बाहर से कोई बल लगा रहे हो तो उसके बल के लगाने से या तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाए, कमी भी हो सकती है लंबाई में, या उसके आयतन में परिवर्तन हो जाए, अथवा दोनों हो जाए, अथवा उसके रूप में चेंज हो जाए। और अगर उस बल को हमने हटा लिया तो जो भी चेंज हुआ था उसकी लंबाई में या उसके आयतन में या उसके रूप में वो वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो ये प्रत्यास्थता है। जो वस्तु प्रत्यास्थता में नहीं आ पाएगी, वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगी, वो कैसी वस्तु होगी? प्लास्टिक। अब प्रत्यास्थता को समझने के लिए हमें समझना पड़ा था प्रतिबल और विकृति को। प्रतिबल होता है फोर्स अपॉन एरिया, बाहर से जो आपने फोर्स लगाया उस फोर्स को लगाने की वजह से उस पिंड में वस्तु के अंदर एक आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल उत्पन्न हो जाता है। तो उस आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल बटा क्षेत्रफल को आप कह देते हो प्रतिबल। प्रतिबल का मात्रक होगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर और विमा होगी m1 l-1 p-2। प्रतिबल 3 तरह के बताए थे: अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल, स्पर्शी प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल में तो तार का एग्जाम्पल लिया था कि तार की लंबाई में चेंज हो रहा था। तो इस सिचुएशन में जो लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल है, बल बटा क्षेत्रफल प्रतिबल है। कैसा वाला प्रतिबल है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। सेकंड अपने ने देखा था अभिलंब प्रतिबल। इसमें आपने एग्जाम्पल लिया था एक क्यूब टाइप की वस्तु का, जिसकी सभी पृष्ठों पे एक समान रूप से आपने बल लगाया था। एक समान रूप से बल लगाने पे या तो उसके आयतन में वृद्धि हो रही थी या उसके आयतन में कमी हो रही थी। तो इस सिचुएशन में जो आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल बटा क्षेत्रफल है वही अभिलंब प्रतिबल है। आयतन में कमी तो संपीड़न प्रतिबल, अगर आयतन में वृद्धि तो त्वरण प्रतिबल। तीसरा प्रतिबल लिया था कि किसी वस्तु के एक पृष्ठ को फिक्स रखा, उसके सामने वाली पृष्ठ पे स्पर्शी बल लगाया जिसकी वजह से उसके रूप में चेंज हुआ। तो ये जो चेंज जिस बल की वजह से हो रहा है वो बल बटा क्षेत्रफल भी आपका स्पर्शी प्रतिबल है। इसके बाद में हमने देखी थी विकृति। विकृति थी कि जब भी किसी वस्तु पे आपने बल लगाया है तो उसके जो रूप आकार में जो चेंजेस उत्पन्न हो रहा है वो चेंजेस बटा प्रारंभिक उसकी लंबाई या प्रारंभिक आयतन, वो ही विकृति है। जिस तरह से 3 प्रतिबल पड़े थे उसी तरह से 3 तरह की विकृति है। तार की लंबाई में जो चेंज हो रहा था तो उसकी लंबाई में चेंज बटा प्रारंभिक लंबाई कहलाती है अनुदैर्ध्य विकृति। और अगर डब्बे की आयतन में कमी या आयतन में वृद्धि हो रही थी तो आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन कहलाएगा आयतन विकृति। अगर डब्बे की रूप में परिवर्तन हो रहा था, रूप में परिवर्तन क्यों हो रहा था? नीचे वाली पृष्ठ को फिक्स रखा था, ऊपर वाली पृष्ठ पे स्पर्शी प्रतिबल लगाया था। तो इस सिचुएशन में ऊपर वाली पृष्ठ नीचे वाली पृष्ठ के रिस्पेक्ट में जिस एंगल से विकृत हो रही थी उस एंगल को कह देते हैं अपरूपण विकृति। और विकृति है आपकी विमाहीन राशि, क्योंकि इसमें लंबाई में चेंज बटा प्रारंभिक लंबाई, तो ऊपर नीचे दोनों लंबाई तो डायमेंशनलेस मात्रकहीन राशि है। जबकि प्रतिबल का मात्रक है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर
या फिर वीमा क्या है, m1 l-1 t-2। तो आज का हमारा ये जो चैप्टर नंबर 4 है यही समाप्त होता है, जिसमें हमने प्रत्यास्थता, प्रतिबल और विकृति के बारे में समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक लेकर आएंगे, जिसमें हम देखेंगे हुक्स लॉ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। थैंक यू।